नमस्कार दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार वापस आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, कल आपको जो है व्यवहारवाद के बारे में जो है बताया था। कल जो है व्यवहारवाद क्या होता है, व्यवहारवाद की उत्पत्ति के क्या कारण थे, व्यवहारवाद के अंदर किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, व्यवहारवाद किन परिस्थितियों में राजनीति विज्ञान के अंदर आया और व्यवहारवाद को जो है लाने में किन किन विद्वानों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनके बारे में जो है कल आपको जो है कल वाली क्लास में आपको बताया था। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक समझाने को जा रहा हूँ, ठीक है ना। उसका नाम है व्यवहारवाद की विशेषताएं या व्यवहारवाद के लक्षण डेविड ईस्टन के अनुसार। कल मैंने आपको बताया था कि जब शिकागो संप्रदाय के अंदर चार्ल्स मैरियम, टीवी स्मिथ एवं हैरोल्ड लॉसवेल के नेतृत्व में व्यवहारवाद की शुरुआत हो गई, उसके बाद में उस व्यवहारवाद को जो है आगे बढ़ाने में, ठीक है ना, व्यवहारवाद के जो प्रमुख प्रणेता विद्वान थे उनके अंदर जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ा नाम उभर करके आता है वो नाम आता है डेविड ईस्टन का, ठीक है ना। इनके अलावा कैटलिन है, क्रिक पैट्रिक है, इन लोगों ने भी जो है व्यवहारवाद के जो है उदय एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मगर व्यवहारवाद के ऊपर जो सबसे सटीक जानकारी दी, व्यवहारवाद के ऊपर जो सबसे अच्छा कार्य किया, वो विद्वान थे डेविड ईस्टन, ठीक है ना। तो डेविड ईस्टन ने डेविड ईस्टन ने जो है व्यवहारवाद की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, ठीक है ना, इनके बारे में आपको जो है थोड़ा बताएंगे। हालांकि देखिए, ये जो शब्द है नियमन, सत्यापन, तकनीक का प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निर्धारण, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध ज्ञान और समग्रता, इन शब्दों से इनका जो डेविड ईस्टन महोदय के जो कहने का जो भाव था वो थोड़ा अलग अलग है, ठीक है ना। तो आप इनको जो है क्या करना, थोड़ी समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो डेविड ईस्टन ने जो है व्यवहारवाद की जो है कुल 8 विशेषताएं बताई है। कितनी विशेषताएं बताई है? 8 विशेषताएं बताई है, या इनके 8 लक्षण बताए। ये बातें उन्होंने बताई है। डेविड ईस्टन ने अपना एक लेख लिखा था, द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, ठीक है ना, द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, ये नाम का जो एक उनकी रचना थी, एक जो लेख था, उसके अंदर जो है उन्होंने जो है बिहेवियरलिज्म की जो है 8 विशेषताएं बताई है, 8 विशेषताएं बताई है, ठीक है ना। अब इन विशेषताओं के बारे में जो है मैं आपको थोड़ा सा जो है संक्षिप्त रूप से जो है समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, डेविड ईस्टन की जो विशेषताएं हैं, इनको पढ़ने से पहले आपको जो है इनके नाम याद हो जाने चाहिए, ठीक है ना। नियमन, सत्यापन, तकनीक का प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निर्धारण, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध ज्ञान, समग्रता। नियमन, सत्यापन, तकनीक का प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निर्धारण, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध ज्ञान और समग्रता, ये जो 8 विशेषताएं बताई है, ये जो है। अब देखिए, सबसे पहला है नियमन। नियमन का मतलब होता है रेगुलर, ठीक है ना। क्या मतलब होता है? रेगुलर, ठीक है ना, रेगुलराइजेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इसका मतलब ये होता है कि राजनीति विज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन के लिए नियमों का क्या करना, निर्माण करना। नियमों का क्या करना, नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण करना। नियमन का मतलब क्या है? नियमों सिद्धांतों का निर्माण करना। नियमन का मतलब क्या है? रेगुलराइजेशन, अर्थात व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए नियमों एवं सिद्धांतों का क्या करना, निर्माण करना। और निर्माण करने के बाद में, ठीक है ना, यानी कि नियमों का निर्माण करना, और इन जो है नियम जो है, इनके आधार पर जो है व्यक्ति का जो राजनीतिक जो अध्ययन हो रहा है, उसके अंदर जो है उसकी भविष्य की संभावना क्या हो सकती है, उसके बारे में क्या करना, विचार करना। यानी कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के भविष्य को जो है नियमों के माध्यम से देखना कि भाई भविष्य में जो है ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप एक बार इतना ही देख लो कि नियमन का तात्पर्य यही है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है, राजनीति विज्ञान में जो व्यक्ति हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए नियमों
एवं सिद्धांतों का क्या करना, नियम निर्माण करना। अब जो है दूसरी बात आती है सत्यापन। जिन नियमों का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, सत्यापन का मतलब यही होता है वेरिफिकेशन। जिन नियमों का निर्माण हुआ है उन नियमों की वापस क्या करना, जांच करना। क्या करना, जांच करना, ठीक है ना। यानी कि नियम बनाए और समाज के ऊपर थोप दिए, जनता के ऊपर थोप दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने नियम बनाए हैं उन नियमों की क्या करनी है, आपको वापस जांच करनी है, उनका वापस वेरिफिकेशन करना है। क्या जांच करनी है, ठीक है ना, यानी कि जो है उनकी वापस जांच करनी है कि भाई ये जो है ना अनुभव के आधार पर जांच करनी, ठीक है ना। क्या करनी, जांच करनी। कैसे करनी, अनुभव के आधार पर जांच करनी, ठीक है ना। प्रेक्षण के आधार पर ये जो भी सिद्धांत बन रहे हैं इन सिद्धांतों की वापस क्या करनी, जांच करनी। उसके बाद में जो है तीसरी जो बात आती है वो आती है तकनीक का प्रयोग। तीसरी जो बात आती है वो क्या है, तकनीक का प्रयोग, अर्थात यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, ठीक है ना, व्यवहारवाद के अध्ययन के अंदर क्या करना, तकनीक का प्रयोग करना। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो व्यक्ति का अध्ययन होता है, ठीक है ना, वो उसमें तो क्या हो सकता है, त्रुटि वगैरह हो सकती है, मगर तकनीकी रूप से जो कार्य किया जाता है उसके अंदर जो क्या होती है, त्रुटि नहीं रहती है। ठीक है ना, एक व्यक्ति कोई भी जैसे जोड़ कर रहा है, बाकी कर रहा है, गुणा कर रहा है, भाग कर रहा है, ठीक है ना, कोई भी गणितीय कार्य कर रहा है, कोई भी वैज्ञानिक कार्य कर रहा है, साइंटिफिक कार्य कर रहा है, तो उसके अंदर त्रुटि रह सकती है। मगर एक कैलकुलेटर के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा जो कार्य किया जाता है उनके अंदर ठीक है, कोई जैसे सॉफ्टवेयर में वगैरह प्रॉब्लम है तो वो बात अलग है, मगर अमूमन देखने को मिलता है कि भाई तकनीकी के माध्यम से जो कार्य होता है उसके अंदर जो है चूक नहीं होती है, उसके अंदर क्या है, चूक नहीं होती है। उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है, सही होता है, एकदम ट्रू होता है। तो टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, तो जो सबसे पहले क्या है, नियमों का निर्माण करना, नियमों का निर्माण करके जो नियम है उनकी जो है जांच भी करना, उसके बाद में उनको जो है सीधा उन व्यवहार के अंदर जो है उनका राज्य के अंदर उनको लाना, उसके बाद में जो है उन नियमों के अंदर, उन व्यवहारों के अंदर और अध्ययन के अंदर क्या करना, टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी करना चाहिए। ठीक है ना, या एक दूसरे रूप में अपन कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने का मतलब यही है कि जो है कठोर तरीके से जांच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कठोर तरीके से जो है उनकी जांच होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि ये जो व्यवहार का जो अध्ययन कर रहे हैं इनके सत्यापन के लिए अंदर क्या है, कठोर साधनों का क्या करना, प्रयोग करना। ठीक है ना, कठोर साधनों का प्रयोग करना और कठोर साधनों के प्रयोग के माध्यम से जो है इनकी क्या करना, जांच करना। अब देखो क्या है, परिमाणीकरण। क्वांटिफिकेशन, यानी जो व्यवहार जो है, जो व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं उनका वापस क्या करना, उनके परिणामों की जांच करना, उनके क्या करना, परिणाम अध्ययन करने के लिए क्या करना, उसका परिमाणीकरण। परिमाणीकरण करने का मतलब ये है कि जो भी आप उसका अध्ययन कर रहे हैं उसका जो अध्ययन का जो परिणाम है उसको परिणाम को जांचना। परिणाम को कैसे जांचना, आंकड़ों के माध्यम से। ठीक है ना, क्योंकि जो भी अपन सांख्यिकीय रूप में आंकड़ों के माध्यम से जो भी ज्ञान को वापस प्राप्त करते हैं, जो भी अनुभव को प्राप्त करते हैं कि भाई अमुक अमुक कार्य करने के बाद में ये व्यवहार का हमने इसके ऊपर ये जो
प्रयोग किया उसका हमें ये अनुभव हुआ, ये हमें जो है इसका परिणाम मिला, ठीक है ना। तो परिमाणीकरण करना, आंकड़ों के माध्यम से जो इसका मापन करना और जो है उसको क्या है परिणाम की जांच करना कि भाई जो परिणाम है वो वास्तविक रूप से सत्य है या नहीं है, और जो है जो परिणाम अपने को मिल रहा है, ठीक है ना, जो रिजल्ट है रिजल्ट का मापन करना, रिजल्ट का क्या करना, मापन करना। मापन करेंगे तो क्या है कि भाई अपने को सही ढंग से पता चलेगा कि जो व्यवहार जो किया आपने, जो अध्ययन किया उसमें कितना जो है सुधार आया और कितना नहीं आया। अगली जो विशेषता है वो है मूल्य निर्धारण। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि व्यवहारवाद जो है वो मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ है, ठीक है ना। मूल्यों को जो है व्यवहारवाद के अंदर जो है मूल्यों की दृष्टि से बिल्कुल तटस्थ है, मूल्यों को जो है स्थान नहीं दिया जाता है। फिर भी जो क्या होता है, जो कुछ राज्य के जो मूल्य होते हैं, राज्य के मूल्यों को जो है इनके अंदर जो है इनका निर्धारण किया जाता है, राज्य के जो मूल्य है उनका जो है वह अध्ययन किया जाता है, उनको जो है देखा जाता है। मगर देखो उसके अंदर क्या हो रहा है कि राज्य के जो मूल्य हैं वो मूल्य और उसके ऊपर रिसर्च करने वाला, जो शोध करने वाला जो विद्वान है उसके व्यक्तिगत मूल्य बिल्कुल अलग अलग होंगे, ठीक है ना। यानी कि व्यक्ति किस विचारधारा का है, ठीक है ना, उसकी क्या सोच है, उसकी क्या समझ है, उसके राज्य के प्रति, समाज के प्रति, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के प्रति जो है उसके क्या विचार है, उसके जो नैतिक खुद के मूल्य हैं, ठीक है ना। यानी कि विद्वान के जो नैतिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य हैं, उन व्यक्तिगत मूल्यों को वो क्या करेगा, राज्य के ऊपर नहीं थोपेगा। यानी कि उसके व्यक्तिगत मूल्यों को वो क्या करेगा कि जो अपना जो वो सिद्धांत दे रहा है, जो अप्रोच दे रहा है, ठीक है ना, जो कार्य कर रहा है उसके ऊपर वो थोपने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मूल्य निर्धारण से तात्पर्य यही है कि राज्य के जो मूल्य हैं उनका जो है निर्धारण करना, ठीक है ना, और व्यक्ति के मूल्यों से अलग होते हैं। यानी कि जो व्यक्तिगत मूल्य होते हैं उनसे जो है इनका कोई लेना देना नहीं होता, वो बिल्कुल अलग होते हैं, ये राज्य के मूल्य होते हैं। कैसे मूल्य होते हैं, राज्य के मूल्य। उसके अलावा जो है जो रिसर्च है, जो शोध है या जो अध्ययन है वो कैसा होना चाहिए, क्रमबद्धीकरण, यानी कि क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए, 1 2 3 4 5 क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए, उटपटांग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कि अभी जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे अध्ययन कर लिया, फिर यहाँ पे नहीं, आपने सबसे पहले जो है परिवार का अध्ययन किया, समाज का अध्ययन किया, राज्य का अध्ययन किया, फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किया। यानी कि क्रमबद्धीकरण, एक विस्तृत रूप से जो है अध्ययन वो है वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्रमबद्ध एवं वास्तविक होना चाहिए। जो अध्ययन है वो कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए, और रियल में जो अध्ययन है ना वो होना चाहिए, कल्पनात्मक जो है अध्ययन नहीं होना चाहिए। जो रियल समस्या है उनके ऊपर जो है हल करने वाला अध्ययन होना चाहिए। अगला जो है विशुद्ध ज्ञान, यानी कि अध्ययन के अंदर आप जिस ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं उसके बाद में जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है वो एकदम शुद्ध होना चाहिए, ठीक है ना, ट्रू होना चाहिए, ठीक है ना। गलत ज्ञान जो है वो आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। यानी कि जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जो आप जो तकनीक का प्रयोग करें वो क्या होती है, अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। क्योंकि अनुभव पर आधारित जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, शुद्ध होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। वैज्ञानिक होना चाहिए, एकदम साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है ना। उसके तथ्यों की, फैक्ट की जो जांच करने के बाद में जो है उसको लाना चाहिए। और मेन बात ये है कि जो आपका अध्ययन है, जो आपका रिसर्च है और जो आपको परिणाम मिल रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, समस्याओं को हल करने वाले होने चाहिए, ठीक है ना। उनसे जो है जो राज्य की, देश की, व्यक्ति की समस्याएं हैं वो समस्याएं हल हो। आपने लंबा चौड़ा जो है रिसर्च कर लिया, बहुत ज़्यादा शोध कर लिया, एयर कंडीशनर जो है ऑफिस में बैठ के आपने बहुत सारी बातें लिख दी ऐसा ऐसा, मगर धरातल के ऊपर, राज्य के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर उसका कोई अगर प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको जो है वो कोई ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं रहती हैं। इसके अलावा जो है समग्रता होनी चाहिए। अध्ययन जो है वो समग्र रूप से होना चाहिए, टुकड़ों में बांट बांट के नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जिस प्रकार से शरीर का जो है पूरे शरीर का एक अध्ययन किया जाता है एक साथ में, ठीक है ना, फोटो खींचते हैं ना कि पूरे शरीर का फोटो खींच लिया, उसी प्रकार से जो है ये जो व्यवहारवाद के अंदर जो अध्ययन किया जाता है व्यक्ति के व्यवहार का, वो भी जो है समग्र होना चाहिए, पूर्ण व्यवहार का जो है अध्ययन होना चाहिए, ठीक है ना। एक जो है पूर्ण इकाई के रूप में जो है उसका अध्ययन होना चाहिए। उस अध्ययन को जो है खंडों के अंदर बांट करके, विभिन्न भागों के अंदर बांट करके जो है उस अध्ययन को नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की क्या विशेषताएं बताई है, डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद के क्या लक्षण है। तो प्रमुख 8 लक्षण है जिनको जो है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। आगे जो है अगली क्लास में जो है और भी जो है आपको उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।